आप तमाम देखने वालों का और सुनने वालों का मेरे YouTube चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद और वेलकम। आज का जो हमारा व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने सोचा कि वाइल आई वाज ड्राइविंग तो मैं आप लोगों से कुछ बात भी करता हुआ चलूं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम कुछ मिनट जो है इस पर हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मेरे कुछ अपॉइंटमेंट, हमारी एक लोकेशन है जाफरी ऑप्टिकल, वहाँ पर है। तो मुझे कुछ कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग करनी है, कुछ लोगों की विजन टेस्ट करनी है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और वो तकरीबन यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो मैंने कहा उसमें से 15-20 मिनट जो है वो मैं आप लोगों से बात कर लूँ किसी टॉपिक पे। तो जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों से बात करने के लिए, वो टॉपिक ये है कि मैं यूट्यूब पे जब भी जा रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई जो है वो बात कर रहा है कि जनाब कनाडा नहीं आना चाहिए, कनाडा, डोंट कम टू कनाडा, डोंट गो टू कनाडा, और हाँ वी लिविंग कनाडा, और कनाडा में ये नहीं है, और कनाडा कनाडा या यूएसए, और हम कनाडा क्यों जाएं, ये सारी बहुत सारी बातें, यानी कि नेगेटिव 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 जो हैं वो वीडियोस और इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट जो हैं वो कनाडा के बारे में लोगों ने पोस्ट की हुई हैं, अपलोड की हुई हैं वीडियो। तो मैंने सोचा कि चलें आज ड्राइविंग में इन नेगेटिव व्यूज़ के बारे में, कनाडा के बारे में जो एक यूट्यूब पे बढ़ता चला जा रहा है कि डोंट कम कनाडा, यहाँ पर ये है, यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे सर्दी है, माइनस ये है। और हर आदमी अपनी प्रॉब्लम्स है वो बता रहा है कि हम वहाँ रहते थे, ये प्रॉब्लम होता था, अब हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सारी उन लोगों ने वीडियो में बना के डाला हुआ है, या जो लोग नहीं भी जाना चाह रहे हैं वो भी यानी कि कंप्लेनिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कनाडा के बारे में। तो मैंने कहा कि चलें एक क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम्स होगी। तो मैंने कहा कि चलें इस पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए और बताया जाए कि कनाडा में क्या है, और उन लोगों का जो कंप्लेन है या उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस हद तक सही है, या वो जो है वो वाक़तन ऐसा ही होना चाहिए कि डोंट गो टू कनाडा और डोंट कम टू कनाडा। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं जो भी गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, और मैं ना तो इमिग्रेशन का एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैं इस तरह के टॉपिक का एक्सपर्ट हूँ, बल्कि मैंने जितनी भी अब तक वीडियो बनाई हैं वो फिल बधी बनाई हैं। यानी कि मैंने जो था बस मैं कहीं गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैं जा रहा था, बर्फ़ पड़ रही थी, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैंने किसी भी वीडियो की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं करता हूँ कि उसके बारे में लिखूँ, ये करूँ, कंटेंट इस तरह से बनाऊँ। जो कंटेंट मुझे नज़र आ रहा होता है मैं वही कंटेंट आप लोगों को दे रहा होता हूँ, उसी के बारे में एजुकेशन जो इतनी मुझे पता होती है वो दे देता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ, या जो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, वो जो है वो उन वीडियोस के बारे में है जिसके बारे में कनाडा के, जिन वीडियो में कनाडा के बारे में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लेके आने वाले लोगों का, या डिफरेंट इमिग्रेशन की कोशिश करने वाले लोगों का। तो वो जो पॉडकास्ट सारी बन रही हैं कनाडा के बारे में, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूँगा। तो चले हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को जो कह रहे हैं कि डोंट कम कनाडा, वी डोंट वांट टू गो टू कनाडा, डोंट गो कनाडा, दैट टाइप ऑफ जो टाइटल लगा के पॉडकास्ट बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कनाडा में इमिग्रेशन या कनाडा का वीज़ा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है, बस आपने उठा लिया, मुफ्त का आना बहुत आसान है, और इमिग्रेशन तो ऐसे चुटकी का काम है। तो ऐसा लग रहा है उनकी पॉडकास्ट, डोंट गो कनाडा, ऐसे जैसे कि हर आदमी को कनाडा कह रहा है कि हमारे यहाँ आ जाओ। पहले आप एक दफ़ा अप्लाई कीजिए और आप लोगों को पता चले कि कनाडा को अप्लाई करना, इसकी इमिग्रेशन लेना के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर आप स्किल वीज़े पर आ रहे हैं तो उसके लिए कितने पापड़। ऐसा लग रहा है कि कनाडा तो इनको इंतज़ार में है इनके कि भाई आप आइए, हर एक को कह रहा है भाई आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ, इस वक्त कनाडा ने अपनी स्टूडेंट वीज़े की पॉलिसी को जो बहुत ज़्यादा नर्म किया हुआ है कुछ कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है इन्फ्लुक्स हुआ। फिर उसके बाद उनके लिए पॉलिसीज़ भी लेके आए। इतना अच्छा कंट्री है कि उनके लिए जो है एक ऐसा प्लान और प्रोग्राम बनाया हर प्रोविंस ने कि भाई अगर वो पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ने के बाद वो इमिग्रेशन भी उसको यहाँ मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाए, ताकि अपना फ्यूचर बना सके। ये नहीं कहा कनाडा ने कि पढ़ लिया अब जाओ अपने कंट्री, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम आ रहे हो अगर स्टूडेंट वीज़ा लेकर 6 महीने का, साल का कोर्स लेके, कोई बात नहीं, हम तुम्हें जो है वो वर्क परमिट भी देंगे, तुम अपनी जॉब भी ढूंढो, जॉब मिल जाए, उसके बाद तुम अपनी मुख्तलिफ तरीके से इमिग्रेशन अप्लाई करो और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ।
तो ये कनाडा में इस वक्त ज़रूर हुआ है कि स्टूडेंट वीज़ा पे थोड़ी यूँ समझ लिए कि नरमी है, इजी है आना, और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पर। और कनाडा ने क्योंकि और दूसरी जो अपना फैमिली क्लास है वो भी थोड़ा सा आसान कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि तमाम फैसिलिटीज़ जो कनाडा ने इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसीज में दी हुई है, उनकी वजह से जो पूरा का पूरा इमिग्रेशन का सिस्टम या कंट्री खुद इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो रहा है, क्योंकि कंप्लेन करने वालों की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो गई है यूट्यूब पे, और उसकी बेनिफिट्स बताने वालों की कि भाई हम आए थे इस तरीके से, देखिए हमारी लाइफ इस तरह बन गई, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है। जबकि मेजोरिटी की लाइफ जो है आके पढ़ के यहाँ पे रह के जो है वो बनी है। तो ये एक है कि भाई जो कनाडा कहते हैं डोंट गो कनाडा, ऐसा लग रहा है कि भाई हर आदमी के लिए कनाडा खुला है और बस तुम एयरपोर्ट पे आओगे और बस कनाडा में एंटर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इमिग्रेशन अप्लाई कीजिए फिर आपको पता चलेगा। और मेरे ख्याल से कैनेडियन CIC के लिए, कैनेडियन इमिग्रेशन एंड सिटीजन्स जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसको भी सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है कनाडा की जो स्टूडेंट वीज़े की पॉलिसी और डिफरेंट पॉलिसी के नर्म होने की वजह से पूरा का पूरा कैनेडियन सिस्टम जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, और उसकी वजह से जो है वो लोग जो हैं वो कंप्लेन बहुत कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कम कर रहे हैं। तो अब जो उनकी कंप्लेन है, अब हम उस पर बात करेंगे कि उनकी कंप्लेन क्या है, और क्या उनकी कंप्लेन वाक़तन जो है वो इस तरह की हैं कि वाक़तन लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या वाक़तन इस तरीके की हैं। तो इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। जी, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें मैंने एक कंप्लेन सुनी थी। उसमें वो कह रही थी कि एक कपल था और वो दोनों स्टूडेंट वीज़े पर आए हुए थे, और वो कह रहे थे कि हमें तो यहाँ पर बेसमेंट में रहना पड़ा, और जब हम बेसमेंट में रह रहे थे उसके अंदर तो हमें बाहर कुछ नज़र ही नहीं आता था, बस एक छोटी सी खिड़की थी। फिर हमने टीवी लिया कि एटलीस्ट हमें कुछ एंटरटेनमेंट तो हो, तो वहाँ तो यानी कि यहाँ पर ऐसा बेसमेंट मिली। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मिली नहीं, आपने बेसमेंट ली क्योंकि आप उसी को अफोर्ड कर सकते थे जब आप स्टूडेंट वीज़े पे आए। जो आपने ऐसा भी नहीं किया कि आप जो है बैक होम से अपने कोई पैसा लेके आए हों, आपने कहा हो कि भाई हम अपने बैक होम से इतना पैसा लेके आए, या आपने बजटिंग की हो कि भाई हम जा रहे हैं कनाडा, हमें जो है रहने के लिए, हमें रेंट के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी पहले 3 माह में, और हमें ग्रोसरी के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 3 माह में या 6 माह में, हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, या हमें जो है वो इतने इतने पैसे की डिफरेंट चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये करके नहीं आए, आप ये सोच के आए थे कि हम स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, हम वहीं जॉब करके जो है वो पैसे भी बनाएंगे, फीस भी देंगे, रहेंगे भी। तो इस वजह से जो आप अफोर्ड कर सकते थे वो बेसमेंट थी या शेयरिंग अकोमोडेशन थी। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं। ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, वो अप्रूव्ड होती हैं बेसमेंट, जाहिर सी बात है सिटी ने अप्रूव की होती है। बाज़ बेसमेंट तो घरों से भी अच्छी होती हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, और वो एज़ कम्पेयर टू यूँ समझ लें कि डिलक्स रेंटिंग के या हाई फाई रेंटिंग के या अपार्टमेंट रेंटिंग से थोड़ी चीप होती है। तो वो आपने चूज़ की तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो उसके आप सिर्फ अगर आप यही बताएं कि भाई उसकी बुराइयां ही करें कि उसके अंदर खिड़की छोटी सी थी, उसको नज़र नहीं आता था आसमान, तो सही वो बेसमेंट है और आप आसमान देखने के लिए बाहर चली जाएं अगर ऐसे ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप उसको इस तरीके से पॉडकास्ट पे एज अ बुराई बयान करें तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कनाडा बेसमेंट में रहता है। अगर आप के पास पैसा है और आप समझती हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना, तो आप मेंशन भी रेंट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मेंशन रेंट नहीं कर सकती, आप बहुत लग्जरी अपार्टमेंट रेंट कर सकती हैं अगर आप अफोर्ड कर सकें। जाहिर सी बात है आप स्ट्रगलिंग में थी, और मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों की कंप्लेन जो थी, जो भी पॉडकास्ट पे कंप्लेन कर रहे थे वो रॉन्ग थी, हो सकता है राइट हो, लेकिन आपने देखना ये था कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें आपने बेस्ट डिसीजन लिया अपने लिए, ताकि आप जो है अपने एक्सपेंस को जो है वो लो कर सकें और यहाँ पे पढ़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी कि आप रह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी। अगर आप चाहते तो आप बहुत ही यहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ हैं, आप लेक हाउस भी रेंट कर सकते थे, आप जो थे केनास्किस में जो था मेंशन भी रेंट कर सकते थे, आप जो थे दिलकश किसी मुकाम पे आप नियाग्रा फॉल में कोई बहुत ही हाई फाई रेंटल अपार्टमेंट भी रेंट कर सकते थे, आप टोरंटो डाउनटाउन में भी रह सकते थे। तो ये आपकी चॉइस थी, आपने अपने बजट को देखते हुए उस चीज़ को मेरे ख्याल से चूज़ किया। तो मैं खुद पर्सनली समझता ये हूँ कि वो आपका स्ट्रगलिंग मोड था और आपको उसके अंदर कंप्रोमाइज़ करके रहना था, आपको अपना पढ़ना था। तो मेरे ख्याल से उसकी कंप्लेन जो थी वो राइट नहीं थी। अच्छा, रेंटिंग के हवाले से एक और पॉडकास्ट में जो थी वो कंप्लेन की जा रही थी
कि ओ यहाँ तो रेंट बहुत महंगा है। जब हम आए तो हम जो थे वो रेंट ही हमें जो था नहीं मिल रहा था अपार्टमेंट, और बड़ी मुश्किल से मिला, तो वो $2,000 का था और कोई $2,500 का था। एक बार फिर मैं कहूँगा कि आपकी कंप्लेन भी राइट है कि हो सकता है कि ऐसा ही हो, और आजकल के जो करंट सिनेरियो है वो मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि अपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हुए हुए हैं और 2,000 2,500 के हैं और नहीं भी मिल रहे हैं, और जो रेंटल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग कर रही है कनाडा में। लेकिन याद रखिए कि आप बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड रेंटिंग की, और आप आफ्टर कोविड आए हुए थे, तो उसमें सिर्फ कनाडा में नहीं सारी दुनिया में, अमेरिका में, हमारे पड़ोस में ही जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकॉनमी, जो और बहुत ही एक्सपेंसिव, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही वर्ल्ड की ना सिर्फ बिगेस्ट बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी हमारे नेबर में ही है, अमेरिका यूएस। वहाँ भी जो है रेंटिंग की सिचुएशन इस वक्त सेम है आफ्टर कोविड। इवन के जो रेंटिंग की पोजीशन इस वक्त है वो दुनिया में मेरे ख्याल से सेम है। मेरे कुछ दोस्त हैं यूके में हैं, जर्मनी में हैं, यूरोप में हैं, वो भी यही कह रहे हैं भाई रेंटल मार्केट जो है आफ्टर कोविड जो है वो बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत अपसेट है और हाई है, मकानात नहीं मिल रहे, हाउसेस मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। ये जो एक सिनेरियो आया है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आया है और आफ्टर कोविड आया है, और डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली उसका नुकसान जो है वो उन लोगों को हो रहा है जो यहाँ पर नए आ रहे हैं, और अफोर्डेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, और अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई है, और इस तमाम चीज़ों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सेट नहीं होंगी, गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है यहाँ पर, उसके अलावा इकॉनमी जो है वो चेंज हो रही है, बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि वो टाइमिंग थोड़ी सी अब मेरे ख्याल से गलत हो गई। जो आप कह रहे हैं कि जनाब अपार्टमेंट इतने महंगे हैं, और सिर्फ यहाँ ही नहीं महंगे हैं, मेरे ख्याल से हर दुनिया के बड़े मुल्कों में, अच्छे मुल्कों में अपार्टमेंट्स, रेंटिंग अपार्टमेंट्स और हाउसिंग मार्केट जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है, थोड़ी सी उसमें इंक्रीज़ हुआ है, हाइप आया है, बढ़ी है वो। और उसके लिए कनाडा में जो है कनाडा जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, रेंटिंग मार्केट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, और उम्मीद यही है कि वो भी एक आध दिन तो नहीं, कुछ सालों में सॉल्व हो जाएंगे। तो उसकी कंप्लेन मैं नहीं कहता रॉन्ग है, सही है, लेकिन फिर आप आ रहे थे, आपको उसके लिए कैलकुलेशन रखनी थी, और उसका ऑप्शन वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में आंसर जो मैंने किया कि उन्होंने चूज़ किया अफोर्डेबल हाउसिंग का, बेसमेंट का। तो बेसमेंट्स रेंट पे यहाँ पे मिल जाती हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन मिल जाती हैं, वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, या कुछ ऐसे इलाकों में ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखें यहाँ पर अपार्टमेंट कभी 500 के, 700 के, 800 के भी देखे, ये पुरानी बातें हो गई, और उस वक्त जो थे कभी 2 महीने का रेंट फ्री मिलता था, कभी आपको जो है इंटरनेट सर्विस या टीवी सर्विस जो होती है रॉजर की, और केबल सर्विस वो फ्री मिलती थी। आपको सिर्फ जो था वो यूटिलिटी में भी आपको पानी वानी का नहीं देना पड़ता था, सिर्फ जो था आपको पावर, जिसे बिजली कहते हैं, वो उसका बिल सिर्फ आपको देना पड़ता था। ये सारी फैसिलिटी किसी ज़माने में थी, अब नहीं है। बड़े सिटीज़ में तो नहीं है, वैंकूवर, टोरंटो, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, इन जैसे सिटीज़ में तो नहीं आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन ये फैसिलिटी अभी भी आपको मिल रही है कनाडा में। जैसे कि मुझे एक दोस्त बता रहा था कि PEI, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इस वक्त सिचुएशन वही है जो एक ज़माने में कैलगरी या टोरंटो की होती थी। 500-600 का एक अच्छा अपार्टमेंट 1 बेडरूम का मिल जाता है, उसके अलावा बिटवीन $200,000 to $300,000 का जो वहाँ हाउसिंग है, और फेयर यानी कि समझ लें अपॉर्चुनिटी है, लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, कनाडा ही है वो, और कनाडा ही है वो। तो आप कहाँ जा रहे हैं सारा डिपेंड करता है हाउसिंग मार्केट का, कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप GTA में चले जाएं तो वहाँ एक्सपेंसिव है, अगर अभी आप कैलगरी के अच्छे इलाके में आ जाएं एक्सपेंसिव है, अगर आप वैंकूवर में चले जाएंगे तो वहाँ भी एक्सपेंसिव है, ब्रिटिश कोलंबिया की और दूसरी जो एरिया हैं वहाँ पर भी एक्सपेंसिव है। तो आप कहाँ पे जा रहे हैं डिपेंड करता है। अगर आपका ये कंसर्न है तो आप भी कोशिश करें कि एक ऐसा स्टेट, ऐसी प्रोविंस ढूंढें, जैसे मैंने आपको बताया PEI, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अच्छा, मैंने एक और उस पर जो मैंने कंप्लेन देखी, वो कहती हूँ ओह माय गॉड, हमें बस के इंतज़ार में 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। देखें, आपकी बात सही है, बस का जो वो होगा टाइम शेड्यूल होगा वो अपने शेड्यूल पर आती है, और वो आप ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, वहाँ बोर्ड लगा होता है, सब चीज़ें आप चेक कर सकती हैं कि बस कितने बजे आ रही है, कितने घंटे आ रही है। तो आप 1 घंटे पहले घर से ना निकलें,
या अगर आप देख लेंगे दूसरी जो कनेक्टिंग आपने बस लेनी है उसमें घंटे का है, तो आप दूसरी कनेक्टिंग और दूसरा रूट लेके आप पहुंच जाएंगे। आप वेट करना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं सफ़र ही करें, या करीब में कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां आप 30 मिनट 35 मिनट आप किल कर लें और फिर आ जाएं आप। तो अगर आपको पता है, आप चेक कर लें, अगर वेट टाइम जो है वहाँ पर बस का दूसरी बस आने का टाइम 1 घंटे बाद आएगी, तो अगर आप वहाँ पर आ गए 1 घंटे पहले तो भाई 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। फिर उसी में एक साहब ने कहा कि ओह इतनी बर्फ़ और सर्दी नहीं। उन्होंने सवाल पूछा, सर्दी में मज़ा आया बसों का इंतज़ार करने में, कितने घंटे लगे जॉब पे जाने में? तो भाई फिर वही बात आप यानी कि कर रहे हैं कि देखें, कंप्लेन तो आपकी सही है कि अगर आप बस में जाएंगे, सर्दी है, बाहर आपको खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ कोल्ड होती है। गवर्नमेंट ने जो है वो बस स्टॉप को जो हीटिंग करने की कोशिश की है, हीट करते हैं, हीटिंग होती है, हीटेड होते हैं मेजोरिटी ऑफ बस स्टॉप कुछ सिटीज़ में, लेकिन वो इतनी सर्दी -35 -40 में काम नहीं करते हैं। तो आपको एक तो प्रॉपर क्लोथिंग लेके जानी है अगर आप बाहर आपको बस में सफ़र करना है, खड़ा होना है। और अगर आपका कोई ऐसा रूट है जिसमें घंटों लग रहे हैं तो वो लगेंगे। देखिए, फिर एक बार आप ना बहुत चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं किसी उस शायद अपने पुरानी लाइफ स्टाइल से, उस कंट्री से, बैक होम से, जहां आप वेल सेटल्ड थे। अभी आप एक नए कंट्री में आए हैं, आपने अपना तमाम चीज़ें जो है ज़ीरो से बनानी है, और आपने अब गाड़ी भी लेनी है, लाइसेंस भी लेना है, आपने घर भी लेना है, घर भी सेट करना है, सब करना है। तो शुरू में ये तमाम तकलीफ़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, ये आपको उठानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी इतनी बड़ी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते थे, आप जाइए मर्सिडीज़ निकालिए, आप जाइए फरारी निकालिए, नो प्रॉब्लम, फरारी चलाइए आप अगर आप कर सकते हैं। लेकिन आपने देखिए वो चूज़ किया है बस, उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी कि लाइसेंस आपको लेने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि लाइसेंस लेने का एक प्रोसेस है। उसके अलावा आप नहीं चाह रहे होंगे कि आपके अचानक पहले दूसरे महीने के से इतने फाइनेंसिंग हो जाए। अगर आपकी गाड़ी अगर आपने फाइनेंस पे भी निकाली है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि उसकी आप $400 से $700 की पेमेंट करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो $900 से $1400 का आपका एक्सपेंस है। डबल कर लें आप, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, और मैं गैस के पैसे तो उसमें जिसे पेट्रोल कहते हैं वो तो मैं मिला ही नहीं रहा। वो तो डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, आप कितना उसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो ये कंप्लेन है, कंप्लेन तो सही होगी आपकी कि जाहिर सी बात है आप जब बाहर खड़े होंगे तो, और -20 या 30 में खड़े होंगे तो सर्दी भी लगेगी। और अगर आप 1 घंटा आपको बस स्टॉप पे वेट करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस 1 घंटा लेट है। अगर बस यहाँ पे लेट भी होती है तो वो भी अपडेट होता है कि बस लेट हो है, तो आप उसी के हिसाब से सेटिंग अपनी कर लें। वरना बस का जो दूसरा जो भी उसका रूट था, जो भी सेकंड उसका आने के बस का टाइम था, वो 1 घंटे का फासला था। तो वो आपने खुद देख के खुद मैनेज करना था कि आपने कैसे उससे निकलना है और किस तरीके से इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही है या तकलीफ़ दे रही है, अगर आप अफोर्ड करना चाहें, तो अगर आप बसें आपको बुरी लगती हैं, टाइमिंग आपको बुरी लगती है, आप बाहर वेट करना नहीं चाहते हैं, आप पहले दिन से ही चाहते हैं कि यार मैं जो कंफर्टेबल लाइफ गुजारूँ, तो आप जो है गाड़ी ले लें, नो प्रॉब्लम। गाड़ी लेने में यहाँ कोई मसला नहीं है, लाइसेंस आपके पास है, आप चलाएं और गाड़ी लें, आप कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप अगेन आपने अपने लाइफ स्टाइल को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इन तमाम फैसिलिटीज़ को चूज़ किया। तो इसमें इतना वो नहीं होना चाहिए परेशान के ये वाली बात आपने कर दी कि अगर आप जनाब रोड पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रोड की जो तकलीफ़ें हैं वो तो आप जो भी रोड के मसाइल हैं वो तो आपको फेस करने पड़ेंगे ना। तो ये भी सही मेरे ख्याल से नहीं था इस तरीके से कंप्लेन करना। अच्छा, एक और पॉडकास्ट में जो था वो पूछ रहे थे कि जनाब, वो पूछा क्या, उन्होंने पूछा था अच्छा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखें, वो साहब जो थे उन्होंने कहा कि मैं जो था वो मास्टर्स था बैक होम, और मैं जो था इतनी ज़बरदस्त सेट जॉब करता था, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में था, मैनेजर पोस्ट थी मेरी, और यहाँ आके मुझे तो इस स्टेपल्स या पता नहीं किस वेयर हाउस में काम करना पड़ा। तो देखिए, जब आप स्टेपल में आप काम कर रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको स्टेपल में काम नहीं कर रहे थे, आप सही बोल रहे हैं, आप स्टेपल में ही काम कर रहे होंगे या किसी वेयर हाउस में आपने काम किया होगा। मैं उसको ये नहीं कहता कि, और मैं यहाँ पे उस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर आप वहाँ मास्टर थे, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे, और आप समझते हैं कि आपकी वो स्किल सेट है और एजुकेशन है कि आप एक दफ़ा फिर मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू करें, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और आप अपनी जॉब ले लेंगे, तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। आप लीजिए, कई एग्जाम्पल ऐसी हैं कि लड़कों ने जो था वो डायरेक्ट वहाँ से आए और बल्कि जॉब लेके आए, और उन्होंने जो था
या उन्होंने जो था प्रॉपर तरीके से अपनी रिज्यूमे सेट करी और अप्लाई किया, उनकी जॉब लग गई। लेकिन आपके केस में आपको नहीं मिल रही थी उस तरह की जॉब, तो आपने सरवाइव करने के लिए जो भी जॉब अवेलेबल थी, जो भी जॉब है, यानी एंट्री लेवल जॉब मैं उसे कहूँगा, जो भी जॉब आपकी अवेलेबल थी वो आपने की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए था और थैंकफुल होना चाहिए था कि उस एंट्री लेवल जॉब में भी आप अपने आप को या अपनी फैमिली को काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे थे। आपके जो भी एक्सपेंसिव थे, आपके जो भी किचन के एक्सपेंसेस थे, वो सारे के सारे उससे निकल रहे थे जब भी आप वो जॉब कर रहे थे। और वो आपने पॉडकास्ट में बताया कि $25-20 की थी पर आवर की, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी जॉब मिली थी। और आप यहाँ सही है, वो आपकी फील्ड की नहीं थी, एजुकेशन से मुताबिकत नहीं रख रही थी, तो आपको उसमें जो है इतना घबराना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सबों का स्ट्रगल फेस होता है, एंट्री फेस होता है। हर आदमी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि यार वो अपनी कोई सेविंग को जो है बर्न आउट करें। वो सोचते हैं कि कहीं कोई एंट्री लेवल जॉब कर ले जाए। उसके भी फ़ायदे नुकसान हैं, अगर मैं उस पर बात करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बाज़ लोग फोकस करते हैं हम अपनी जॉब लेंगे, और बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हम को जो भी मिलेगी जॉब करते हैं। तो जब वो जॉब कर रहे थे कहीं 8-10 घंटा दे रहे होते हैं, तो फिर उनका वो इस तरीके से अपनी जॉब लेने पर कोशिशें नहीं कर सकते, फोकस नहीं रहते। बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन आपने ये किया। मैं समझता हूँ कि ये भी कंप्लेन सही नहीं थी कि आप मास्टर थे और आप देखें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा होगा कि जनाब आप वहाँ से मास्टर हैं तो यहाँ पर भी कोई कंपनी आपका वेट कर रही है और कहेगी सेम पोजीशन जो आपकी बैक होम थी सेम सैलरी, तो ये यहाँ नहीं होगा। तो आपने स्ट्रगल करना होगा। आपका जो भी स्किल सेट है, आपका जो भी एजुकेशन है, अगर आप समझते हैं कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप जो है compete कर सकते हैं करंट ह्यूमन रिसोर्स से और करंट एजुकेशन सिस्टम से, करंट कंपनीज के कल्चर से, और आपको उस तरह की जॉब मिलनी चाहिए जिस तरह की आपकी बैक होम की जॉब थी, तो आप अप्लाई कीजिए, आप लीजिए। वो आपके लिए चैलेंज है और आप सिस्टम को चैलेंज कीजिए, आप सिस्टम को लड़कारिए कि मैं जो हूँ जॉब लेके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही रिपोर्टेबल और इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, एजुकेशन सिस्टम से, और बहुत ही मल्टी नेशनल कंपनी में मैं मैनेजर था, तो मैं यहाँ भी मैनेजर लगूंगा। आप लेके लीजिए वो, आप यहाँ किसी ने मना नहीं किया, आप जॉब अप्लाई कीजिए। अगर आपकी नहीं लग रही थी, जब भी आपने जो है, आपको नहीं मिल रही थी जॉब, आपकी नहीं लग रही थी, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही होगी, जब भी आपने ये रूट लिया कि आप जो है आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, या आप यहाँ पे आए और आपको एंट्री लेवल जॉब करनी पड़ी।